बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी थैला पर माना है? इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस एक नई धमाकेदार डिबेट शो में, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने हैं गरिमा सिंह जी। ये न्यूज़ 24 की एंकर हैं और इनके सामने कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता आ जाए ये उधेड़ के रख देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलना, यहाँ पर शेर को सवा शेर मिल गया। तो मिला भी कौन? सुधांशु त्रिवेदी जी। और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही क्या आप उलझा नहीं रहा हूँ, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूँ। आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया, कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। अच्छा, अब आप भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेक्युलरिज्म है। और मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। तो चलिए आइए सुनते हैं इनकी डिबेट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। वाले ओवैसी जी आए थे इसी मंच पर, उनसे मैंने नाथूराम गोडसे के बारे में पूछा। उनका ये कहना था नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था, और ये आरोप बार बार लगा है नाथूराम गोडसे पर। आप ओवैसी जी को इस मंच पर जवाब देना चाहते हैं नाथूराम गोडसे पर? क्या नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना सही है? जो लोग अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानते, जाकिर नायक को शांति का मसीहा मानते हैं, ओसामा को जी मानते हैं, हाफिज को साहब मानते हैं, इशरत जहां को बेटी मानते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको भटके हुए नौजवान मांगते हैं, वो आके यहाँ भाषण करें तो लगता है कि चेहरा दिखाने का कुछ और है। मतलब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। अच्छा बात नहीं है। चलिए, लेकिन मोहन भागवत 2022 से कहते कहते थक गए। 22 में कहा, 23 में कहा, 24 में कहा, भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। अब हाल में आकर उन्हें कहना पड़ा कि ये सारे राम मंदिर के निर्माण के बाद हिंदुओं का नेता बनने की होड़ में है, कंपटीशन में है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे। जो बात मोहन जी ने कही यहाँ पे फिर वो लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ। मोहन जी ने इसलिए कहा कि हर चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर के अंदर जाके अगर चेक करोगे, मस्जिद के अंदर जाके चेक करोगे, या अपने शरीर के अंदर जाके चेक करोगे, तो कहानी जानते हो क्या निकलेगी? हाँ। कि आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। इस चीज से बचने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा आप लोग नहीं समझ पाए। जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, खतरनाक बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पॉइंट को कॉट कर रही हूँ कि मोहन भागवत कह रहे हैं अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। सबके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वही अंदर जाकर डिग आउट करके और संबल में कुआं खुदवा दिया और वहां बवाल कट गया। यही कोशिश हो रही है क्या? ये हिंदुओं का नेता बनने की होड़ है और सीधा टारगेट योगी आदित्यनाथ को किया मोहन भागवत ने। अद्भुत तर्क है। जिसको आप संभल की मस्जिद कह रहे हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। नहीं, ये किसने व्यवस्था की? उस दिन तो कोर्ट कमिश्नर ना, उस दिन एएसआई की एंट्री बैन है। आप मुझे एक साल बताइए, जिस दिन बवाल हुआ, जिस दिन बवाल हुआ 24 तारीख को, उस दिन एएसआई के अधिकारी नहीं गए थे, उस दिन कोर्ट कमिश्नर गए थे, उस दिन संभल का प्रशासन गया था, डीएम गए थे, एसएसपी गए थे। उस दिन कोई एएसआई का अधिकारी, एएसआई की टीम गई थी सर्वे। क्यों गए थे? एएसआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे। मतलब सरकारी जमीन में सरकार नहीं जा सकती और संविधान की रक्षा हम करेंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? जरा ये देश की जनता को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की वो है डेडलाइन, मगर वक्फ बोर्ड एक्ट के लिए नहीं है। बात तो सही है। सूरत नगर निगम पे दावा किस आधार पे है? ये 49 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूरी बात सुनिए, समय की भी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मानती है इसकी एग्जिस्टेंस को या नहीं मानती? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1947 में 15 अगस्त की बार है तो वक्फ बोर्ड में भी कर दो 15 अगस्त 47 से पहले। क्या कुछ नहीं चेंज होगा? 30,000 एकड़ थी, 30,000 रखो, फिर ये 9,60,000 एकड़ कैसे हो गई? और मजे की बात सुनिए कि नहीं ये मानते, ये तो बताइए ना। एक सेकेंड, जो देश की पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पारित किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951, उसे बीजेपी मानती है या नहीं मानती? बल्कि केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती?
की हाँ। है, चूंकि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है। सुधांशु जी सीधे बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए क्या? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनिए। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान भी माने जाएंगे। और अभी तो रुको, आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पे कि 1572 में अरकाट के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पे चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, इंक्लूडिंग अकबर। तो सर जीपीसी में पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, वो तो जेपीसी में आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये शरिया के जिम्मी के कॉन्सेप्ट से आया है। हाँ। यानी गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी होती थी, उसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट होगा तो पहला हक होगा मुस्लिम का। ये जजिया और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जिन सरकारों ने माना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने उस सरकार को दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भारत के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाया। इन्होंने भारत के संविधान को शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। उसी के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में। पहले मुझे जवाब दीजिए सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, सुनिए ना। पुराने वो कानून मानने चाहिए। एक सेकंड सर, सुनिए तो बताइए। तो एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को, अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर रही हूं आपको, देश की आजादी में पहली बार। सर, मैं भी चैलेंज कर रही हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। रथ चाहिए क्या औरत को? ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते हैं किसको बनाते हैं। हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी धेला पर माना है। पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का। कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही क्या आप उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ। और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक है, समझिए। सुधांशु, मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी एक सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं? एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और उनको, आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया उनके घर पे? सच्चाई है ना, पूरी बात। देयर इज नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कह रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, जिसने पहली शहनाई बजाई थी। ये बताइए, अशफाकुल्लाह खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान के घर पे गए? आलम शेख के घर पे गए? मुसलमान की हज सब्सिडी खत्म कर दी आपने। उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूँ। बात तो सही है। और उन्होंने घेरा भी किस मुद्दे पर? मुस्लिम। यानी ये लोग ना हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, और इनको घेरा मुस्लिम के नाम पर, और इन्होंने जो खटिया खड़ी करी है, गजब गजब गजब। बस आखिरी सवाल है मेरा। अरे रुको जरा, सब्र करो। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। मुझे जो अर्लीस्ट याद है अपनी मेमोरी में, वो कुंभ का मेला 89 का याद है।
और मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ में बात उठी, भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी। यही नहीं, अभी और सुनिए। गजब का सेक्युलरिज्म है। और मैं पूछना पलट दिया इसको। पूरी बात सुनिए, पूरी बात। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सवाब का काम है। हज जाएंगे सरकार के पैसे से, जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा मेरे भाई? वो तो आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करने के लिए हमने किया है। अच्छा चलिए इसको खत्म करते हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। तो दोस्तों देखा आपने कितनी गजब की वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने ओपिनियन ज़रूर देना ताकि मैं मोटिवेट हूं और कुछ अच्छा बनाऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।